कोई लड़का अगर अपनी वाइफ के साथ खुश हो लेकिन ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड उस पर काला जादू कर रही हो और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हो तो क्या होगा। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 7G मूवी को, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत में हम वर्षा और राजीव को देखते हैं। दोनों आज अपने बेटे राहुल के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। राजीव ने कुछ दिन पहले ही ये नया घर खरीदा था। वर्षा ये घर देखकर बहुत खुश होती है। वर्षा राजीव से कहती है कि बचपन से आज तक मैं किराए के घर पर रहती आई हूँ, लेकिन आज हमारे नए घर का सपना पूरा हुआ है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। वो चाय बनाती है और चाय लेकर पड़ोसी गीता और उसके हस्बैंड से भी मिलती है। अब शाम को उन्होंने अपने घर पर पार्टी रखी थी। राजीव ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। सब लोग राजीव का नया घर देखकर खुश होते हैं सिवाय निशा के। वर्षा और राजीव को खुश देखकर वर्षा को जलन हो रही थी क्योंकि निशा राजीव से एक तरफा मोहब्बत करती थी। वो किसी भी कीमत पर राजीव को अपना बनाना चाहती थी। टेरिस पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तभी दूसरों की नज़रों से बचते हुए निशा राजीव के बेटे राहुल को लेकर घर के अंदर आ जाती है। वो राहुल के सर से कुछ बाल उखाड़कर एक गुड़िया के गले में बांधते हुए काला जादू का कोई मंत्र पढ़ती है और उस गुड़िया को किचन में छुपा देती है। तभी राहुल को ढूंढते हुए वर्षा भी घर के अंदर आ जाती है और उसे देखकर निशा बाहर चली जाती है। घर के बाहर नेम प्लेट पर भी निशा कुछ काला जादू करती है, फिर अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन राजीव अपने ऑफिस जाता है तो जीएम उसे अपने केबिन में बुलाती है। वह राजीव को नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जिसकी ट्रेनिंग के लिए राजीव को कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जाना होगा। वह राजीव से कहती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और अब तुम ऑफिस के एक नए सीनियर मैनेजर हो। राजीव यह सुनकर बहुत खुश होता है। वह केबिन से बाहर जाता है तो सब लोग उसे बधाइयाँ देते हैं। निशा भी उसके पास आती है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव उसे इग्नोर करके चला जाता है। निशा एक बार फिर से मायूस हो जाती है। वो अपने घर आती है और राजीव की तस्वीर को सामने रखकर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। इधर राजीव भी अपने घर आता है और वर्षा को सब कुछ बताता है और बेंगलोर के लिए निकल जाता है। वर्षा घर का काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद टीवी इंस्टॉल करने के लिए कुछ लोग आते हैं और इंस्टॉल करके चले जाते हैं। फिर इस घर के पेपर्स को लेकर घर का पुराना मालिक राकेश भी आता है। वो वर्षा को देखकर ठरकियों जैसा हरकत करता है, लेकिन वर्षा उसे इग्नोर करती है। वह घर के पेपर्स ले लेती है। इसके बाद राकेश भी वहां से चला जाता है। फिर वर्षा टीवी का बॉक्स लेकर उसी जगह पर रखने लगती है जहां पर वह गुड़िया रखी होती है। गुड़िया नीचे गिरकर टूट जाती है और उसमें से एक परछाई निकलकर बाहर आती है, जैसे कि किसी की आत्मा कैद से आजाद हुई हो। वह घर के अंदर ही गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम निशा को देखते हैं जो कि वह अपने घर पर बैठकर ब्लैक मैजिक कर रही होती है। उसका प्लान था कि उसके काले जादू से वर्षा परेशान होकर खुद राजीव की लाइफ से चली जाएगी, जिसके बाद वो राजीव से शादी कर लेगी। अब अगले दिन ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करने के लिए कुछ आदमी आते हैं। घर के बाहर अभी भी घर की पिछली ओनर मंजुला हाउस के नाम का नेम प्लेट लगा हुआ था। वर्षा उन्हें अपना नेम प्लेट लगाने के लिए कहती है। वो लोग ड्रिल मशीन निकालते हैं और दीवार में होल करने लगते हैं, लेकिन तभी उस होल से खून की धाराएं बहने लगती हैं। वर्षा और वो लड़का दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वर्षा भागकर नीचे जाती है, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर ऊपर आती है, लेकिन अब दीवार में कोई होल नहीं था और न ही वहां खून का कोई निशान। वर्षा यह देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वर्षा नहा धोकर मार्केट जाने के लिए तैयार होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वर्षा दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने डिलीवरी बॉय खड़ा है। वह वर्षा को पैसा देने लगता है और कहता है कि थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ बुक्स डिलीवर किया था। आपकी बहन ने मुझे 500 का नोट दिया था, मेरे पास चेंज नहीं था। वर्षा सुनकर चौंक जाती है। वह कहती है कि मैंने कोई ड्राइंग बुक्स नहीं मंगवाया था, ना ही यहाँ मेरी कोई बहन है। डिलीवरी बॉय बताता है कि बुक्स तो आपके पीछे रखी हैं।
वो वर्षा को चेंज देकर चला जाता है। वर्षा अपना पर्स देखती है तो उसके पर्स में 500 का एक नोट कम था। वह भागकर सिक्योरिटी रूम में जाती है और गार्ड से सीसीटीवी का वीडियो दिखाने को कहती है। गार्ड वीडियो दिखाता है तो वर्षा को एक बार फिर से झटका लगता है, क्योंकि वीडियो में जो डिलीवरी बॉय ने कहा था वो सच था। किसी औरत ने डिलीवरी बॉय को 500 का नोट दिया था। वर्षा बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागकर अपने घर में आती है तो देखती है कि राहुल ड्राइंग करने के साथ साथ किसी से बातें कर रहा है, जबकि वहाँ आसपास कोई नहीं था। वर्षा के साथ ऐसी और भी कई घटनाएं होती हैं, लेकिन राजीव बेंगलोर में अपने काम में बिजी था तो वर्षा उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह राजीव से कुछ नहीं बताती है। वर्षा अपनी फ्रेंड रिया को सब कुछ बता देती है। रिया कहती है, देखो भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, अभी नए घर में शिफ्ट हुई हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। रिया शाम को उसके घर आ जाती है। रात को वर्षा, राहुल और रिया सब एक बेड पर सो रहे होते हैं, लेकिन आधी रात को वर्षा के मोबाइल पर रिया का कॉल आता है। वर्षा कॉल पिक करती है और देखती है तो रिया बेड पर नहीं थी। फ़ोन पर रिया बताती है कि मैं तुम्हारे बेड पर सोई थी, लेकिन अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं टेरेस पर हूँ। मैंने नीचे आने की कोशिश की तो एक काला साया बार बार मुझसे कह रहा है कि यहाँ से भाग जाओ, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गई। रिया की बात सुनकर वर्षा अब पूरी तरह से डर जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि कोई सच में इस घर में कोई आत्मा है। अगले दिन राजीव भी घर वापस आ जाता है। रात को वर्षा बेड पर उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि कुछ न कुछ इस घर में गड़बड़ जरूर है, लेकिन राजीव को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। अगले दिन राजीव ऑफिस में होता है, लेकिन ऑफिस में रिया ने वर्षा के घर पर जो कुछ भी हुआ था वो सब निशा को बता देती है। निशा तो बस इसी मौके की तलाश में थी। वो धीरे धीरे करके पूरे ऑफिस में ये बात फैला देती है कि वर्षा और राजीव जिस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर किसी की आत्मा है। एक एक करके सब राजीव से सवाल करने लगते हैं और अब राजीव इरिटेट हो जाता है। वो वर्षा को कॉल करता है और उसके साथ झगड़ा करता है, लेकिन वर्षा उसके साथ बात करके मामले को संभाल लेती है। लेकिन लगातार ऐसी घटनाओं से वो तंग आ चुकी थी। वो लोहे का एक रॉड लेकर बाहर जाती है और मंजुला हाउस नेम प्लेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी ऐसा करते हुए उसे देख लेते हैं। वो वर्षा को रोकने की कोशिश करते हैं। तब वर्षा उनसे कहती है कि ये घर मेरा है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। वो घर के अंदर आ जाती है और अदृश्य आत्मा से कहती है कि तुम मुझे डराना चाहती हो ना, तो मैं तुमसे नहीं डरने वाली और मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। तभी वो अदृश्य आत्मा भी गुस्से में वर्षा का गला पकड़ लेती है और हवा में उठा लेती है। एट द सेम टाइम पड़ोस के अंकल और आंटी वर्षा के घर आते हैं। वर्षा को लटका हुआ देखते हैं तो वो उस आत्मा से यानी कि मंजुला से विनती करने लगते हैं कि इसे छोड़ दो, तुम ये गलत कर रही हो। आखिरकार मंजुला वर्षा को छोड़ देती है और गीता आंटी के बुलाने पर मंजू और उसके बेटे दोनों की आत्मा वर्षा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अंकल मंजू को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक ना एक दिन तो हर किसी को मरना ही है, तो इसे परेशान क्यों कर रही हो, ये घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि अभी ये घर तो वर्षा का है। तो मंजू कहती है कि मरना तो हर किसी को है ही, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मेरी मौत कैसे हुई थी। इसके बाद मंजू अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और हम देखते हैं कि मंजू के पति की मौत के बाद वो अपने बेटे भास्कर के साथ इसी अपार्टमेंट में रहती थी और वो दोनों बहुत खुश थे। और एक दिन मंजू का सौतेला भाई राकेश उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल मंजू के पिता ने मरने से पहले इस अपार्टमेंट को छोड़कर अपनी सारी जायदाद राकेश के नाम कर दी थी, लेकिन राकेश ऑनलाइन जुए में अपना सब कुछ गंवा बैठा था और वो अब इस अपार्टमेंट को भी बेचना चाहता है। लेकिन मंजू कहती है कि पापा ने सिर्फ यही अपार्टमेंट मेरे लिए छोड़ा है, बाकी तो सब तुम्हारा ही था, तुमने सब गंवाया है, मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगी। राकेश धमकी देकर वहां से चला जाता है। दरअसल राकेश ने कई सारे लोगों से कर्ज ले रखा था और वो सब अपना कर्ज वापस मांग रहे थे। राकेश अपने दो दोस्तों के साथ अपनी वाइफ के पास जाता है, उससे 5 लाख रुपए उधार मांगता है, लेकिन वह भी उसे पैसा देने से मना कर देती है। राकेश को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करेगा।
शाम को एक बार में शराब पी रहा होता है। तभी राकेश को कर्ज देने वाला बालाजी अपनी पूरी गैंग के साथ उसके पास आता है और राकेश को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने टाइम से मेरे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर में घुस जाएंगे और तेरी बीवी से सब कुछ वसूल कर लेंगे। राकेश उनकी धमकी सुनकर डर जाता है। वह अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके पास मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो एक बार फिर से मंजू के घर आता है, लेकिन आज उसका एक दोस्त भास्कर की गर्दन पर चाकू रख देता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मंजू राकेश की बात मान जाती है और पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन सिर्फ इतने से ही राकेश का मन नहीं भरता है। राकेश के कहने पर उसके दोस्त मंजू को पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती शराब पिलाते हैं। राकेश भी उसे बुरी तरह से पीटता है और आखिर में मंजू और भास्कर को एलपीजी सिलेंडर के पास छोड़ देता है और घर के अंदर ही बंद करके सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है। मंजू और भास्कर दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन अब उन दोनों की आत्मा इस घर के अंदर भटकने लगती है। इसके कुछ दिन बाद राकेश अपार्टमेंट में रेनोवेशन का काम शुरू करवा देता है। राकेश का एक फ्रेंड काम संभाल रहा होता है। शाम को राकेश का दोस्त बैठकर शराब पी रहा होता है। मंजू की आत्मा को बदला लेने का यह बहुत अच्छा मौका था। जैसा कि उन लोगों ने मंजू को जबरदस्ती शराब पिलाई थी, मंजू भी उसे जबरदस्ती शराब पिलाती है और फिर बॉटल के साथ साथ उसे भी नीचे फेंक देती है। उसकी मौत हो जाती है। फिर राकेश भी अपने दूसरे फ्रेंड के साथ वहां आता है। उसको मरा हुआ देखकर राकेश को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ मंजुला ने ही किया है। वह तुरंत ही एक तांत्रिक मोक्षा से कांटेक्ट करता है और सब कुछ बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोक्षा अपने मित्रों के साथ मिलकर कुछ तंत्र मंत्र करता है और राकेश के साथ अपार्टमेंट में आता है। वो घर के अंदर आकर कुछ मंत्र पढ़ता है और मंजू और भास्कर की आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद कर देता है और इस गुड़िया को किचन एटिक में छिपा देता है। वो राकेश को कहता है कि कुछ महीनों में ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और अब निशा ने भी मंत्र पढ़कर बाल को एक गुड़िया के गले में बांधा था और उसने भी अपनी गुड़िया को इसी किचन एटिक में छुपाई थी। लेकिन उस दिन वर्षा से गिरकर जो गुड़िया टूटी थी वो निशा की नहीं बल्कि मोक्षा की गुड़िया थी, जिससे कि मंजू और भास्कर की आत्मा आजाद हो गई थी। अब मंजू की कहानी सुनने के बाद अंकल और आंटी के साथ साथ वर्षा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंजू कहती है कि जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेती मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। वर्षा मंजू का दर्द समझती है। वो मंजू से कहती है कि राकेश से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब राजीव शाम को घर वापस आ जाता है, लेकिन वो अभी भी वर्षा से नाराज था क्योंकि ऑफिस में हर कोई उससे यही कह रहा था कि तेरे घर में भूत है। लेकिन राजीव को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। वो वर्षा के ऊपर चिल्ला रहा होता है, उससे पूछता है कि इस घर में भूत कहाँ है। तभी मंजू और भास्कर की आत्मा उसके सामने आ जाती है और वो उससे कहते हैं कि हम यहाँ हैं और उसे देखकर राजीव बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राजीव को होश आता है। आज फिर उसे बेंगलोर जाना था, लेकिन आज राजीव डर रहा था। वो वर्षा से कहता है कि इस घर में भूत है, हम इसे खाली कर देते हैं। लेकिन आज वर्षा उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिंदास होकर बेंगलोर जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद राजीव एक बार फिर से बेंगलोर चला जाता है। इधर वर्षा को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वह वर्षा को बताती है कि कल शाम मैं निशा के घर गई थी तो मैंने उसे राजीव की तस्वीर को सामने रखकर काला जादू करते हुए देखा है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे निशा का ही हाथ है। वर्षा यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और मंजू को उसके घर भेज देती है। इधर हम देखते हैं कि निशा अपने घर पर होती है। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। निशा दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद निशा अपने काला जादू वाले कमरे में जाती है और वो अपने किसी गुरु को वीडियो कॉल करती है। गुरु से कहती है कि आपने जो मंत्र मुझे बताया था वो काम नहीं कर रहा है और एक बार फिर वो उससे दूसरे मंत्र बताने के पैसे मांगता है। फिर वो उसे मंत्रों का जाप करने के लिए बोलता है। मंजू निशा के पीछे आकर बैठ जाती है और वीडियो कॉल पर मंजू की आत्मा को देखकर वह ढोंगी बाबा डर जाता है और कॉल बंद कर देता है। इधर मंजू की आत्मा को देखकर निशा भी बुरी तरह से डर जाती है।
पहली बार किसी आत्मा से उसका आमना सामना हुआ था। वो डर के मारे मंजू से माफ़ी मांगने लगती है और वादा करती है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मंजू कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मंजू के कहने पर निशा मोक्षा को कॉल करती है और उसे अपने घर पर भूत भगाने के लिए बुलाती है। लड़की ने बुलाया था तो मोक्षा अपना सारा काम छोड़कर निशा के घर आ जाता है, लेकिन यहाँ उसका सामना होता है मंजू से। मंजू को देखकर मोक्षा डर के मारे भागने लगता है, लेकिन मंजू उसे पकड़कर बिजली के तार से जकड़कर मोक्षा को मार देती है। दूसरी तरफ राकेश अपने दूसरे दोस्त के साथ पब में होता है। दोनों ड्रिंक करने के बाद अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में सुनसान सड़क पर इस लड़के को वर्षा दिखाई देती है। वर्षा उससे लिफ्ट मांगती है। ये लड़का जानता था कि ये वर्षा वही लड़की है जिसने राकेश की बहन से उसका घर खरीदा है। वह वर्षा को लिफ्ट देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो वर्षा के वेश में मंजू की आत्मा है। वो गाड़ी के अंदर ही उसे डराती है और डर के मारे ही वो गाड़ी को दीवार में ठोक देता है। गाड़ी ब्लास्ट होने से ही उस लड़के की मौत हो जाती है और अब मंजू के कातिलों में सिर्फ उसका सौतेला भाई राकेश जिंदा बचा था। लेकिन मोक्षा ने राकेश को एक धागा पहनाया था, जिसकी वजह से मंजू राकेश के ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी। वर्षा को पहले ही मुलाकात में पता चल गया था कि राकेश ठरकी है। वह उसको कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। ठरकी राकेश तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। वर्षा उसे जमकर शराब पिलाती है। वो नशे में बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद राकेश को होश आता है तो उसके सामने वर्षा नहीं, मंजू खड़ी थी। मंजू को देखते ही राकेश डर जाता है। वह गर्दन पर हाथ फेरता है तो देखता है कि वर्षा ने उसका धागा निकाल दिया है। वह मंजू से बचकर भागने लगता है। भागते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। मंजू भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। वो राकेश को दीवार से चिपका देती है और अपनी शक्तियों से एसी का टेम्परेचर तब तक बढ़ाती है जब तक एसी फट नहीं जाता है, और एसी फटने से राकेश की भी मौत हो जाती है। मंजू का बदला अब पूरा हो चुका। वो वापस अपने घर में आती है, वर्षा को थैंक्स बोलती है और अपना घर वर्षा के नाम कर देती है। फिर दोनों माँ बेटे की आत्मा को शांति मिल जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वर्षा और राजीव की सारी परेशानियाँ खत्म हो चुकी थी और वो दोनों एक बार फिर से इस घर में अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री